हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है नोटिफिकेशन झारखंड नगर पालिका सेवा के लिए, तो उसमें आपको पता होगा कि जो परीक्षा लिया जाएगा इसमें कुल 3 पेपर होंगे, जिसमें कि जो पेपर 3 होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा कि जो छात्र जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जैसे कि इसमें कुछ स्पेसिफिक जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं सिर्फ वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, जैसे कि जिन्होंने एग्रीकल्चर से, कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, मैथमेटिक्स से, स्टैटिक्स से या फिर अन्य जो स्पेशलाइज्ड पोस्ट है उसमें अगर ऑनर्स किए हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी में हम लोग पेपर 3 में जो छात्र जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, राजस्व निरीक्षक है, तो उसमें जो कॉमर्स के कैंडिडेट है और कॉमर्स का जो सिलेबस क्या रहेगा उस पर आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछला वीडियो में जो जेएसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो उन नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें जो आपके लिए उपयोगी थी सारे हमने एक वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम लोग इसमें जो पेपर विभिन्न जो पेपर है जिसमें कि परीक्षा जो ली जाएगी, चूँकि जो परीक्षा जो होगी एक ही चरण में मुख्य परीक्षा ली जाएगी जिसमें कुल 3 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा क्वालिफाइंग पेपर, जिसमें कि हिंदी इंग्लिश पूछा जाता है। पेपर 2 जो होगा आपका लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें कि 15 भाषा में से कोई एक भाषा आप रख सकते हैं। और पेपर 3 सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे कि कॉमर्स के छात्र का कॉमर्स रहेगा 100 प्रश्न उससे, और बाकी के 50 प्रश्न मैथ, साइंस और अन्य कुछ जीएस वगैरह मिलाकर पूछे जाएंगे। इसी में जो कॉमर्स स्पेसिफिक जिससे कि कुल 100 प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, उसी पर हम लोग आज इसे विस्तार से चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आज से आपका नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है, तो इसमें हम लोग हर वो चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। क्योंकि आप देखिएगा तो अगर जहाँ निगेटिव मार्किंग होता है तो वहाँ पर केयरफुली हम लोग को अध्ययन करना पड़ता है, और साथ ही जब प्रश्न का उत्तर दे रहे हो तो हर उन पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड है जो सिलेबस में दिया गया है। और हम लोग यहाँ पर 100% सिलेबस को समझेंगे, कैसे तैयारी करना है, किस वे से हम लोग चलेंगे, उन सभी पर अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए ये वीडियो जो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आप कहीं और से भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी छात्र इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जैसा कि हमने बताया कि पिछला भी हमने वीडियो में अनाउंस किया था कि नया बैच जो है आज से जो है प्रारंभ किया जा रहा है। और जो छात्र अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र जो है आपका कॉमर्स के लिए 4,600 रुपया, अगर मैथमेटिक्स ज्वाइन करते हैं तो 4,600, और इकोनॉमिक्स 4,600। मतलब कोई भी आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए मतलब कि 4,600 रुपया फीस रखा गया है, जो कि आपका बहुत ही मिनिमम फीस है। इसमें हर चीज़ आपको लाइव क्लास के अलावा रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको इसमें मिलेगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम से पहले अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। और ये ऑफलाइन क्लासेस के जैसा होगा, क्योंकि इसमें लाइव डाउट सेशन होगा, आप सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं टीचर से क्लास के दौरान। ये सारी फैसिलिटी ऐप में रहेगा। साथ ही आपको नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट एक और ये होगा, क्योंकि जो कॉमर्स और मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स से सिलेबस है मिलते जुलते, मतलब कि सेम सिलेबस है। जो सीजीएल टेक्निकल है तो वहाँ पर भी आपका ये उपयोगी होगा। साथ ही अगर आप पीजीटी, झारखंड पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका ये सेम सिलेबस है, तो आपके लिए उपयोगी होगा। कोर्सेज को ज्वाइन करना है, हमारा एप्लीकेशन जो है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड करना है, स्टोर में जाकर कोर्सेज को परचेस कर लीजिए, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन जो है करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग सिलेबस को समझते हैं। कॉमर्स स्पेसिफिक सिलेबस में जाने से पहले, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो नगर पालिका सेवा परीक्षा है इसमें 3 पेपर होंगे, एक ही परीक्षा ली जाएगी। एक परीक्षा में 3 पेपर होंगे, एक ही दिन ये परीक्षा होगी, जिसमें कि आपका पेपर 1 जो होगा हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर होगा। पेपर 2 जो होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिसमें कि 15 ये जो भाषा है उसमें से कोई एक भाषा आप रख सकते हैं। 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी। पेपर 1 में इसके सिलेबस वगैरह, सॉरी पहला वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। पेपर 1 के भी तो सिलेबस आपका इसमें सीधा सा हिंदी और अंग्रेजी से रहता है। तो ये हो गया आपका पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 3
तकनीकी और विशिष्ट विषय, स्पेसिफिक विषय से 100 प्रश्न, जैसे कि आज हम लोग यहाँ पर कॉमर्स पर चर्चा करने वाले हैं। बाकी के अन्य भी सिलेबस है उसको हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, आपकी तैयारी कैसी है, आज हम लोग कॉमर्स पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सामान्य अध्ययन में तो पिछला वीडियो में ही हमने बताया था क्या क्या पढ़ना है गणित में और विज्ञान में, तो ये 50 प्रश्न यहाँ से रहेंगे। अभी 100 प्रश्न जो कॉमर्स में पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ऐसे तो आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है वो हिंदी में इंग्लिश में जारी किया है। हम आपके साथ जो उसका हिंदी भी है वो भी हम आपके साथ सेम टू सेम जो सिलेबस का है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको सिलेबस को समझने में और भी आसानी हो। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जो सिलेबस है उसको हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। आयोग ने ऐसा नहीं किया, आप आयोग तो देखिएगा तो यहाँ पर पैराग्राफ टाइप का इस तरह का सिलेबस दे दिया है। हम यहाँ पर स्मॉल टॉपिक्स में चैप्टर वाइज इसमें हमने सब्जेक्ट वाइज को हमने डिवाइड कर दिया है। जैसे कि इसमें देखिएगा तो ये पार्टनरशिप नहीं होगा, ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होगा, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मतलब कि ये देखिएगा तो 8 सब्जेक्ट इसमें आता है, 8 सब्जेक्ट का ये सिलेबस है। कैसे 8 सब्जेक्ट, तो ये अकाउंटिंग का पोर्शन है, तो ये पहला सब्जेक्ट हुआ, जिसमें कि मुख्य रूप से एडवांस कंपनी अकाउंट्स, मतलब कंपनी अकाउंट्स के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो हम लोग बीकॉम और एमकॉम तक पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। इसके बाद इनकम टैक्स यहाँ पर पढ़ना है, दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पर है कॉस्ट अकाउंटिंग। चौथा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। पांचवा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। छठा सब्जेक्ट है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये छठा टॉपिक है, छठा सब्जेक्ट। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है, संगठन के सिद्धांत जो है, ये 7वां सब्जेक्ट है। और 8वां जो सब्जेक्ट है वह है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया। तो ये टोटल 8 सब्जेक्ट में ये टोटल बटा हुआ है, मतलब कि यही हम लोग को पढ़ना है। अब सवाल कुछ छात्र पूछते हैं कि सर ये सब का बुक हम लोग अगर मार्केट से ले लेंगे तो मेरी तैयारी हो जाएगी, तो बिल्कुल ये एक तरह से गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको स्पेसिफिक बताया गया है कि इन सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। मार्केट से बुक उठाते हैं, उसमें हो सकता है कि जो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है वो सब बुक में नहीं हो, या फिर जो उसमें लिखा हुआ नहीं है वो सारे हो, तो वो सब पढ़ने से। इसीलिए देखिए बहुत सारे छात्र खासकर जो पीजीटी या पिछले बार जो तैयारी कर रहे थे वहाँ पर उनको ये समस्या हुई। वो पढ़ तो रहे बहुत ज़्यादा, सभी चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन व्यर्थ, क्योंकि जो सिलेबस में है वो नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, 2-4 टॉपिक मिल जा रहे हैं चैप्टर, लेकिन बाकी चीज़ें अननेसेसरी दी गई है। मतलब अननेसेसरी नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है उसका, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जो हमारे सिलेबस में नहीं है हम उसको आखिर पढ़ के क्या करेंगे? क्लियर है? तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, लेकिन ये 8 सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग कौन कौन से पहला सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है उसको देखते हैं। पहले इंग्लिश को हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हिंदी में जो इसका ट्रांसलेशन है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कॉमर्स सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो है आपका अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, पार्ट 1 में अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। बहुत सारे छात्र यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं अकाउंटिंग मतलब क्या। अकाउंटिंग में सब बेसिक्स वगैरह से लेकर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह हो गया, जितने भी अकाउंट्स वगैरह हो गया, सारी चीज़ें इसमें पढ़ने, डेप्रिसिएशन वगैरह। तो इसका उत्तर होगा, देखिए अगर हम अकाउंटिंग सिलेबस में ये लिखा हुआ नहीं है कि ये सब बेसिक पढ़ना है, लेकिन आपसे अपेक्षा तो की जाएगी अगर आप कंपनी अकाउंट्स में अगर आप इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं और वहाँ पर जनरलाइज कर रहे हैं, अगर आपको डिप्रिसिएशन पता नहीं है, एसेट्स क्या होता है पता नहीं है, लाइबिलिटीज क्या होता है पता नहीं है, गोल्डन रूल पता नहीं है कि आपको डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, तो आप कैसे सॉल्व कर पाइएगा। तो ये स्वाभाविक है कि अगर सिलेबस में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि हमें बेसिक्स पढ़ना या फिर नहीं, लेकिन आपको तो पढ़ना पड़ेगा। पहले से पढ़ के रखे अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो कम से कम आपको तो ये पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, इनकम क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। इसके अलावा जितने भी आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, तो ये सारी चीज़ें अगर पता नहीं रहेगी तो आखिर आपको कंपनी अकाउंट्स कैसे समझ में आएगा। तो ये सब चीज़ों की आपको एडिशनल आवश्यकता है। क्लियर है? जैसे कि आपको एयरपोर्ट से मान लो आपको फ्लाइट धरना है, तो आपको एयरपोर्ट तक तो पहुंचना पड़ेगा ना। तो डायरेक्ट तो आप ऐसा नहीं है कि आप घर से डायरेक्ट फ्लाइट में पहुंच जाइएगा, उसके लिए आपको किसी भी माध्यम से एयरपोर्ट तक पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए आपका ये बेसिक जो अकाउंटिंग है एक आपकी आवश्यकता है कि अगर आपको कंपनी अकाउंट्स तक पहुंचना है
तो बेसिक अकाउंटिंग आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कंपनी अकाउंट्स में समस्या होगी। मान लीजिए आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कभी डेबिट करते हैं, कभी क्रेडिट करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, फिर आपका शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो आखिर ये डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहा है और इसका क्या रूल्स है, तो वो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को लिए हम लोग को सिर्फ बेसिक्स पढ़ना पड़ता है। तो सभी छात्रों को अभी बेसिक कहाँ से पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है। एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी जो आता है क्लास 11th का, आप उसको पढ़ लीजिए। क्लास 12th में तो आपका कंपनी अकाउंट्स और अन्य टॉपिक है, तो वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं। बेसिक्स जो है आपका क्लास 11th का जो है एनसीईआरटी, उसको पढ़ ली। एनसीईआरटी तो बुक आपको कहीं भी मिल जाएगा, तो उतना आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं स्पेसिफिक जो आपका अब यहाँ पर आते हैं आपका ये जो आपका सिलेबस में है। तो सिलेबस में देखिएगा एक यहाँ पर टॉपिक को लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि कंपनी अकाउंट से पहले देखिएगा तो एक टॉपिक लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंसेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू करेंट परचेजिंग पावर, सीपीपी। ये क्या कौन सा, इसको सीधा सा यहाँ पर लिख देती है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति लेखांकन। मुद्रास्फीति लेखांकन एक्चुअली रिसेंट ट्रेंड इन अकाउंटिंग में इसका महत्व बढ़ चुका है। पहले ये चीजें नहीं हुआ करते थे। आप देखते हैं कुछ हम लोग एचआर अकाउंटिंग पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, सोशल अकाउंटिंग पढ़ते हैं। उसी तरह आपका ये एक इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है। जैसे कि बैलेंस शीट में हम लोग जो दिखाते हैं आपका, मान लीजिए एक मशीनरी हमने खरीदा था 2020 में, उसका या फिर बिल्डिंग ही खरीदा था 2020 में, मान लीजिए वो 20 लाख का था। अब 2023 आ गया है, तो देखिएगा तो जैसे देखिएगा अगर मान लीजिए मशीनरी है तो वो डिप्रिसिएट होगा, तो अपना उसका अपना वैल्यू डिप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू उसका डिक्रीज करता है, ये वो अपना स्थान पर है। लेकिन प्राइस चेंजेस की वजह से भी उसका वैल्यू बढ़ता है या घटता है। प्राइस चेंजेस क्या हुआ, इन्फ्लेशन। जैसे कि देखिएगा तो किसी भी कंट्री में अपना उसका एक अपना मुद्रा होता है, मनी होता है, करेंसी, तो उसका वैल्यू घटता है या फिर बढ़ता है। हम डॉलर के कंपेयर में हम अपने इंडियन करेंसी को देखिएगा तो पिछले कुछ सालों से ये घटता जा रहा है। हमारे डॉलर का हमारे इंडियन रुपीस का मूल्य घटते जा रहा है। जहां पहले $1 के बराबर आज़ादी के समय देखिएगा तो $1 के बराबर मतलब $4 के बराबर ₹1 होता था, लेकिन हमारे इंडियन रुपीस का वैल्यू घटते गया। कुछ साल पहले अगर देखिएगा तो कभी ₹60, $1 के बराबर ₹60 हुआ करता था। फिर आपका देखिएगा तो अभी वर्तमान में $1 ₹80 के बराबर हो चुका है। तो हमारी इंडियन करेंसी का मूल्य घटते गया। तो ये एक्सचेंज की वजह से, करेंसी में ये कमी की वजह से और इन्फ्लेशन बढ़, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। जो चीज़ें आप पहले खरीद रहे थे, मान लीजिए आपका चीनी खरीदते थे, 2 kg चीनी खरीदने के लिए हम लोग को ₹40 खर्चा करना पड़ता था। आज वही 2 kg चीनी खरीदने के लिए ₹80 खरीदना मतलब खर्च करना पड़ रहा है। तो मतलब कि इन्फ्लेशन की वजह से ये चीज़ें हुई है। तो वस्तुओं के दाम बढ़ते घटते अपनी जगह पर है, लेकिन ये इन्फ्लेशन की वजह से भी उसमें बदलाव होता है। उसी का एडजस्टमेंट हम लोग इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में करते हैं, क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले नहीं दिखाया जाता था, लेकिन आज के डेट में इसको दिखाया जाता है, तो वही पढ़ना है। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर एडवांस कंपनी अकाउंट्स। बेसिक से लेकर इशू ऑफ शेयर से लेकर कंपनी से लेकर कंपनी का स्थापना से लेकर कंपनी के लिक्विडेशंस तक सारी चीज़ें, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हो गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया, कंट्रोल्सिव फंक्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ें एडवांस कंपनी अकाउंट्स में पढ़ना है। अब इसके आगे हैं दूसरा टॉपिक, इनकम टैक्स आ जाता है। इनकम टैक्स में जो यहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो इनकम टैक्स भी लेकिन ऐसा ही एक टॉपिक है कि अगर इसका बेसिक्स नहीं समझते तो आगे आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये एक्ट है, अधिनियम है, कानून है, और कानून में बेसिक्स जो प्रावधान है, प्रारंभिक प्रावधान अगर नहीं पढ़ते हैं तो बाद में चीज़ें कैसे समझ में आएगी। लेकिन इसमें मुख्य रूप से फोकस करना है आपका जो डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम है, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, या फिर आपका हम अदर सोर्सेज, और एक पीजीपीपी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो प्रॉफिट एंड गेन्स होता है उसके बारे में। इसके अलावा यहाँ पर जो असेसेबल इनकम या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी है, उन सभी को पढ़ना है। फिर इसमें आपका जो रीबेट वगैरह होता है, एसएससी क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, इसके अलावा रिटर्न जो फाइल करते हैं, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कुछ सेक्शंस भी आपको याद रखना है, जो हम आगे हम लोग बताएंगे भी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर देखिएगा तो इसमें बहुत सारे सब टॉपिक हैं।
मेन टॉपिक में कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उसका फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, उसकी विशेषता, क्लासिफिकेशंस हो गया, टेक्निक्स हो गया, सेग्रीगेशन, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट, इसके अलावा जॉब कॉस्टिंग वगैरह हो गया, फीफो एंड लिफो मेथड वगैरह, जो हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग वगैरह पढ़ते हैं उसमें जो कैलकुलेट करते हैं, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह, रिकन्सिलेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड मिलान करना कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जैसे कि हम लोग BRS पढ़ते थे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कैश बुक है और बैंक पासबुक है उसको हम लोग मिलान करते थे, उसी तरह कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये मिलान करना होता है, रिकन्सिलिएशन। मार्जिनल कॉस्टिंग होंगी, आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में ही आपका CVP मतलब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, एल्जेब्रिक फार्मूला वगैरह, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट इसको देख के समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या दे दिया गया है। ध्यान रखिएगा ये सब टॉपिक हैं। जब हम लोग कोई एक मेन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं, तो ये जो अलजेब्रिक फार्मूला वगैरह जो बताया जा रहा है ना, तो एक सब टॉपिक है। जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे अपने आप ये कंप्लीट होते जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद मेन टॉपिक में आपका कॉस्ट कंट्रोल है, कॉस्ट रिडक्शन, बजटरी कंट्रोल, जिसमें बजट के बहुत सारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, वेरिएंस वगैरह उसी में आएगा आपका, और बेसिक्स ऑफ चार्जेस ऑफ ओवरहेड्स वगैरह हो गया, इनहेरेंट फैलेसी कॉस्टिंग फॉर प्राइसिंग डिसीजंस। तो ये सारे मेन टॉपिक के रूप में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ अटेस्ट फंक्शन। ये क्या है? तो सिग्निफिकेंस ऑफ अटेस्ट फंक्शन एक कुछ नहीं है, बस एक ऑडिटिंग का, हिंदी में इसको अंकेक्षण कहते हैं और इंग्लिश में ऑडिटिंग। इसमें मुख्य रूप से ऑडिटिंग होता क्या है, ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है, ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, और डिफरेंट टाइप्स जो ऑडिटिंग है वो सारे पढ़ने हैं। इसके बाद फिर जो वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज, उसी तरह फिर आपका एडवांस जो कंपनी अकाउंट्स में, कंपनी में जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, तो कंपनी ऑडिट। और ध्यान रखिएगा ऑडिटिंग में जो भी पढ़िएगा कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सारे प्रावधानों को पढ़िएगा। आप में से बहुत सारे छात्र जो पहले एग्जाम दिए होंगे तो 1956 का आपके पास एक्ट होगा, बुक होगा, उस बुक को नहीं पढ़िएगा, 2013 वाला अपडेटेड पढ़िएगा, वही एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, AGM में जो बदलाव होते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना है। ऑडिटर का फिर पावर क्या हो गया, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज वगैरह, फिर ऑडिट रिपोर्ट वगैरह, जो ऑडिट रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसमें कि खासकर जो ऑडिटर का ओपिनियन होता है, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एडवर्स, और एक आपका एडवर्स को ही निगेटिव, और एक डिस्क्लेमर रिपोर्ट होता है। तो ये 4 रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है। फिर आपका स्पेसिफिक कुछ ऑडिटिंग के बारे में पढ़ना है, जैसे कि अगर ऑडिटर शेयर कैपिटल का ऑडिटिंग करेगा तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का ऑडिटिंग करेगा तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कंपनी के बारे में, जैसे कि बैंकिंग का ऑडिटिंग करते वक्त, इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिटिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। बस इसमें इतना ही है। अब इसके बाद आ जाता है दूसरा पार्ट, जिसमें कि बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को शामिल किया गया है। इसमें मुख्य रूप से बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल है। आपको यहाँ पर बताएंगे, जो हमने 8 सब्जेक्ट बांटा, उसमें से 8 में से 4 जो है न्यूमेरिकल भी है, और बाकी पूरा 4 जो है पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। कौन कौन है वो आगे हम लोग बताएंगे। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंध, ये एक न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों टॉपिक आता है। इसमें न्यूमेरिकल प्रश्न भी आते हैं और थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है। इसमें अगर मेन टॉपिक देखिएगा तो ये पूरा पैराग्राफ टाइप का दिया है, पता ही नहीं चलता है कि क्या इसमें दिया हुआ है। इसको हम लोग डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि देखिएगा तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, फाइनेंशियल गोल, कॉर्पोरेशंस। फिर दूसरा टॉपिक इसमें आ जाता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में जो थंब रूल वगैरह, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो स्टेट अप्रोचेस वगैरह, इनकॉर्पोरेटिंग अनसर्टेनिटी इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी सारे। फिर डिजाइनिंग एंड ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाता है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर आ गया। फिर आपका चौथा कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द मोडिगिलानियन मिलर मॉडल, जो ये सब मॉडल वगैरह सारे। फिर 5वां टॉपिक इसमें आ जाए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म, जो उसको हम लोग मध्यम समय के लिए जो फाइनेंस की आवश्यकता होती है वो। फिर आपका लॉन्ग टर्म। फिर आपका रोल ऑफ पब्लिक एंड कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। इसमें चूंकि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी सोर्सेज है, शेयर्स, डिवेंचर्स,
फिर आपका बैंक से लोन लेकर पैसा हम यहाँ पर जुटा सकते हैं बिजनेस चलाने के लिए। मतलब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब बिजनेस चलाने के लिए पैसे कहाँ कहाँ से उठाए जा सकते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, डिबेंचर्स वगैरह इंक्लूड करना है। फिर आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो का यहाँ पर एक स्पेसिफिक आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर सीधा आ जाता है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी में सारे जितने भी मॉडल्स हैं डिविडेंड के अपने अपने जो विभिन्न ऑथर्स के द्वारा जो थ्योरीज दिए गए हैं उन सभी को पढ़ना है, और सामान्य थ्योरी और सब में डिफरेंसेस क्या है और इनका लिमिटेशंस क्या है वो सारे पढ़ने हैं। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल, तो 7वां ये सब्जेक्ट हो गया। वेरियस अफेक्टिंग द लेवल ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कंपोनेंट, फिर कैश फ्लो अप्रोचेस 8वां हो गया। फोरकास्टिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, प्रोफाइल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इन इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडियन इंडस्ट्रीज के संबंध में जो वर्किंग कैपिटल वगैरह का जो स्थिति है, क्योंकि हमारे देखिएगा इंडिया में सबसे हमारे यहाँ लेबर पावर बहुत ज़्यादा है। जैसे बोला जाता है ना, भारत को युवाओं का देश है, काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत है, बहुत ही सस्ते दरों पर आपको यहाँ पर काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक समस्या सबसे बड़ी है कि यहाँ पर कैपिटल की समस्या बहुत ज़्यादा है, पूंजी की। अब देखिएगा हर कोई जॉब की ओर क्यों भाग रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, क्योंकि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, खुद से कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है क्या चीज़ की, पैसे की। और हमारे देश में यही पैसे की जरूरत मतलब कैपिटल की समस्या बहुत बड़ी है। इसीलिए यहाँ पर ये टॉपिक में शामिल किया गया है कि आखिर हमारे कंट्री में जो वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस चलाने के लिए वही पैसा हमको चाहिए, उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। आखिर उसकी नीड्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ना है इंडियन इंडस्ट्रीज़ के संबंध में। फिर उसके बाद कुछ स्मॉल टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग 8वां या 9 टॉपिक में शामिल कर सकते हैं। क्रेडिट मैनेजमेंट हो गया, क्रेडिट पॉलिसीज हो गया, कंसिडरेशन इन टैक्स इन रिलेशन टू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे पढ़ने हैं। कुछ छात्र यहाँ पर पूछते हैं सर कि फंड फ्लो स्टेटमेंट वगैरह नहीं दिया हुआ है तो क्या उसको पढ़ना है? ऐसे सिलेबस में पूरा देखिएगा तो कहीं नहीं दिया हुआ है। हाँ उसका, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि कैश फ्लो अगर आप पढ़ रहे हैं तो फंड फ्लो क्या होता है वो सब हमको पता होना चाहिए, बेसिक समझ का। उसका हाँ स्टेटमेंट बनाना नहीं आता है वो अलग बात है, उसमें एडजस्टमेंट, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। क्योंकि मान लीजिए स्टेटमेंट टाइप का दे देता है, वहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप वहाँ पर आसानी से उत्तर दे सकें, क्योंकि इतना तो आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि आप फंड फ्लो भी पता रखें। अब इसके बाद इसी पार्ट में देखिएगा तो अगला जो है वही आपका बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये 4-5 टॉपिक मिलाकर ये बनाया गया है। वही बैंकिंग में पढ़ना है आपको जितना भी आपका भारत में बैंकों के इतिहास से लेकर जो विभिन्न बैंक स्थापित हुए, आरबीआई की स्थापना हो गया, फिर नेशनलाइजेशन हुआ, नेशनलाइजेशन के प्रभाव क्या हुआ, फिर बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुआ, बर्जर हुआ, विलयकरण हुआ, उन सभी के बारे में जो विभिन्न कमेटियां रही और उन कमेटियों ने क्या रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें की गई, रिकमेंडेशन किया गया समय समय पर, उन सभी को पढ़ना है। उसके बाद इंडियन कैपिटल मार्केट, उसी में आपका मनी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, उन सभी को पढ़ना है। इसके अलावा जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है, वित्तीय विकास बैंक, आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आरआईसीआई, इन सभी पर पढ़ना है। नाबार्ड वगैरह हो गया, एग्जिम बैंक हो गया, उन सभी के बारे में, एनएचबी वगैरह के बारे में। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, यूटीआई वगैरह हो गया, और प्रेजेंट स्टॉक एक्सचेंज एंड देयर रेगुलेशन। रेगुलेशन कौन करता है स्टॉक एक्सचेंज का भारत में? तो वो सेबी है। बहुत सारे स्टूडेंट सेबी को पढ़ते ही नहीं है, इसको भी पढ़ना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो मेन प्रावधान है, जिसमें कि हम लोग चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया और प्रोमिसरी नोट। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक और इंस्ट्रूमेंट पर अप्लाई होता है जिसको हम लोग हुंडी कहते हैं, जो हमारे स्थानीय क्षेत्र में यूज किया जाता है, तो हुंडी पर भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लागू होता है, वो पढ़ना है। फिर इसके बाद जो इसमें एक अलग से टॉपिक जो और शामिल किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो मेन प्रोविजंस है 1949 में। अब इसके बाद जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में देखिएगा तो 2 टॉपिक इसमें भी शामिल किया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में देखिएगा तो यहाँ पर इसको भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है। पार्ट 1 में इसका जो बेसिक्स है, जो कि क्लास 11th में पढ़ा जाता है, 11th में मेन रूप से 11th में ही पढ़ते हैं। और पार्ट 2 जो है ये बोले तो हेमको में पढ़ा जाता है। मुख्य रूप से देखिएगा तो आप चाहे इग्नू का सिलेबस देख लीजिए या फिर आज के डेट में रिसेंट में जो सिलेबस बनाया गया है रांची यूनिवर्सिटी का, देखिएगा तो वो ये सब चीज़ें जो पढ़नी होती है वो एमकॉम में पढ़ा जाता है।
आपका एग्जाम है ग्रेजुएशन लेवल का और एमकॉम का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, लेकिन सिलेबस दिया गया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें तो बहुत ही बेसिक्स चीज़ें हैं। ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, उसका गोल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मल्टीपल गोल हो गया, चेन डिस्प्लेसमेंट हो गया, सक्सेशन हो गया, एक्सपेंशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ गोल, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स वगैरह, फंक्शंस वगैरह और लिमिटेशन। अब इसमें मेन पार्ट में आ जाता है जो कि एक एडवांस लेवल है, लेकिन सही से पढ़ने से भी बहुत ही आसान है क्योंकि थ्योरेटिकल है, आसानी से समझा जा सकता है। सबसे पहले इसमें से जो विभिन्न जो थ्योरीज दिए गए, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, सिस्टम अप्रोच, ब्यूरोक्रेसी हो गया, ये दूसरा टॉपिक। फिर उसके बाद सोर्स ऑफ पावर हो गया, मतलब ब्यूरोक्रेसी में वगैरह, ब्यूरोक्रेसी में ये सारे हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये तीसरा टॉपिक हो गया, एज अ डायनेमिक सिस्टम, टेक्निक एंड पावर। फिर इसके बाद परसेप्शन, ये चौथा टॉपिक हो गया, स्टेटस सिस्टम, थ्योरिकल एंड एम्पिरिकल फाउंडेशन, मैस्लो और बहुत सारे जो हाइजनबर्ग वगैरह जितने भी थ्योरीज दिए गए हैं परसेप्शन से संबंधित, उन सभी को पढ़ना है। फिर रॉडमन वगैरह, मॉडल्स ऑफ मोटिवेशंस वगैरह, ये पांचवा टॉपिक हो गया। मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, ये छठवां टॉपिक हो गया। लीडरशिप थ्योरी एंड स्टाइल मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ये उसी से सब टॉपिक है। ट्रांजिशनल एनालिसिस, ये आठवां टॉपिक हो गया। सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लिमिट्स ऑफ रेशनलिटी, साइमन मार्च अप्रोच। फिर उसके बाद नवा टॉपिक में आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, एडेप्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एंड इफेक्टिवनेस। ये सारे टॉपिक मिलाकर ये ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का जो है सब्जेक्ट बनाया गया है। इसके लिए एक बुक भी आता है, बहुत सारे छात्र इसके लिए पूछते भी हैं, तो वो बुक नहीं हम आपको बता देंगे। एक आपका आता है, ऐसे आप इग्नू का अगर आपके पास होगा नोट्स, उससे भी ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। इंग्लिश में भी आता है इग्नू का और हिंदी में भी आता है। नहीं है तो गूगल में आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ऐसे तो क्लासेस कीजिएगा तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ आपको कराई जाएगी। अब एक लास्ट टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन में अगर हम बात करें तो इसमें भी दो पार्ट में दिया गया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में सबसे पहले तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन भारत में क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका हिस्ट्री वगैरह, पूरी दुनिया में कैसे इसकी शुरुआत हुई, वो सब हम लोग को पढ़ना पड़ता है। फिर ट्रेड यूनियन और ट्रेड यूनियन का मूवमेंट्स वगैरह, ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर, रोल ऑफ आउटसाइड लीडरशिप, वर्कर्स एजुकेशन। जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते हैं तो उसमें मुख्य भूमिका में दो लोग होते हैं, एक वर्कर्स काम करने वाले और एक काम कराने वाले, जिसको हम लोग कंपनी या फिर एम्प्लॉयर कह सकते हैं, नियोक्ता कह सकते हैं। वो इन्हीं दोनों के बीच के रिलेशन की बात हम लोग करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में। लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन बस इन्हीं दो के बीच में अब सीमित नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें अब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, बहुत सारे यूनियंस, ट्रेड यूनियन है, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, बिजनेस एसोसिएशंस। तो ये सब मिलकर एक बनाते हैं रिलेशन, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। बहुत सारे हितों में ध्यान रखा जाता है, जो एम्प्लॉयर है उनके हितों की बात की जाती है, जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले, उनके हितों की बात कर जाती है, उनके एजुकेशन की बात करते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं वगैरह के बारे में। जो डिस्प्यूट होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब कि आपस में बैठकर समझौता करेंगे। हर चीज़ें लड़ाई झगड़े से ख़त्म नहीं की जा सकती है। अगर मान लीजिए कंपनी के मालिक और कर्मचारियों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उन जिनों को बैठकर हम लोग बात करते हैं, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग उसको कहते हैं। अप्रोच, कंडीशन, लिमिटेशन का भी, लेकिन लिमिटेशंस वगैरह, इसका इफेक्टिवनेस क्या है इंडिया में, इंडियन कंट्रीज में। इंडियन पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मतलब जो वर्कर्स आज के डेट में इतना इम्पोर्टेंस हो चुका है कि पहले काम करने वाले वर्कर्स को सिर्फ एक, मतलब कि काम करने आए, पैसे दिए, वो मतलब कि एक जूते की धूल के बराबर समझा जाता था। लेकिन सही से उनको स्थान मिला, के लिए उन्होंने खुद प्रयास किया, विभिन्न ट्रेड यूनियंस ने, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, इसलिए उनका इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी समझ चुके हैं कि हम वर्कर्स की मदद के बिना हम हर चीज़ अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज के डेट में वर्कर्स का तो अब इम्पोर्टेंट रोल हो चुका है कि मैनेजमेंट में भी वो भाग लेते हैं। तो वही चीज़ के बारे में पढ़ना है। फिलोसफी रैशनल और प्रेजेंट है। अब यहाँ पर देखिएगा तो डिस्प्यूट हो रहा है आपस में, जैसे घर में भी रहते हैं तो घर में फैमिली में तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, कहीं भी होता है। तो वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो उनका एक घर ही है, उनका एक फैमिली भी है, डिस्प्यूट तो होगा ही, विवाद तो होगा ही। तो विवाद के लिए निपटान कैसे करना है, तो समझौते के तहत तो के लिए क्या सिस्टम बनाया गया है, ट्रेड यूनियन की भूमिका, गवर्नमेंट की भूमिका, एसोसिएशंस की भूमिका। तो वही आपका प्रिवेंशंस एंड सेटलमेंट, रोकथाम और उसका जो सेटलमेंट करना है, इंडियन डिस्प्यूट इन इंडिया। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, सेटलमेंट मशीनरीज एंड अदर मेजर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पब्लिक इंटरप्राइज।
अब्सटेंशन मीन्स एंड लेबर टर्नओवर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक देखिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन भी है जिसको ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है श्रमिकों के हितों में ध्यान में रखते हुए। भारत भी इसका, चूंकि ये मेंबर कंट्री, तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इंडिया में क्या रोल है उसका, पर्सनल डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, पर्सनल पॉलिसीज, पर्सनल ऑडिट और पर्सनल रिसर्च, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। तो फाइनली आपका ये सारा सिलेबस जो होता है वो पूरा कंप्लीट होता है। एक तरह से सिलेबस देखिएगा तो बहुत ही विस्तार से, चूंकि इसमें देखिएगा तो सब्जेक्ट के अलावा सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, इसीलिए सब सिलेबस को समझना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब देखिएगा तो इसी का चीज़ें हमने बताई थी कि इसमें सिलेबस जो हिंदी में भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो ये देखिएगा तो ये कंपनी अकाउंट्स और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स, फिर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, फिर आपका ऑडिटिंग हो गया, अंकेक्षण हो गया, फिर आपका यहाँ पर वित्तीय प्रबंध, वित्त प्रबंध हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर जो बैंकिंग वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह हो गया, फाइनेंशियल मार्केट वगैरह हो गया, जो सारे शामिल किए गए हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, फिर उसके बाद संगठन के सिद्धांत वगैरह, और उसमें जो सब टॉपिक है वो सारे यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आपका औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो 2 पार्ट में यहाँ पर दिया हुआ है वो सारे हमने यहाँ पर दिया। इसका PDF हम टेलीग्राम पर भी और जो हमारा ऐप है वहाँ पर भी उपलब्ध होगा। अगर आप क्लासेस में ज्वाइन किए तो आपको वहाँ पर सीधे मिल ही जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर फाइनली बात करते हैं कि इसमें जो टॉपिक्स हैं, जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया कि इसमें 8 सब्जेक्ट हैं। इसमें 8 सब्जेक्ट में देखिएगा तो 4 जो सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों है। जैसे कि पहला इनकम टैक्स, कंपनी अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, और चौथा जो है इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और 4 टॉपिक तो पूरा 100% जो थ्योरेटिकल है, थ्योरी बेस्ड यहाँ पर प्रश्न सिर्फ आएगा। इसमें पहला है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग रेगुलेशन सारा इसमें आएगा। दूसरा आपका ऑडिटिंग, तीसरा आपका ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, और चौथा है इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब इसको हम अलग से यहाँ पर ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि तैयारी करने का तरीका होता है। इसमें हम लोग को थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है। कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे तो कंपनी कैसे स्थापित हुई, कंपनी का फीचर्स, कैपिटल क्या होता है, ये सारी चीज़ समझने हैं। लेकिन उसमें जो न्यूमेरिकल टाइप के, जैसे कि आपको पूछ दिया जाएगा जो आपका मान लीजिए आपका इशू ऑफ शेयर्स है तो उसमें प्रीमियम मनी हो गया, पॉलिसी इन एरियर हो गया, फिर री इशू ऑफ शेयर्स में हम लोग आपका देखते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से कितना बचा से जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, तो वहाँ से न्यूमेरिकल टाइप के हम ऑलरेडी डिस्कस भी किए हुए इस चैनल पर, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो मतलब कि और प्रश्न एग्जाम में क्या होता है कि न्यूमेरिकल को भी थ्योरेटिकल बनाकर पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चाहे वो इनकम टैक्स की बात करें, कंपनी की बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इसलिए आपको ज़्यादा जो जोर देना है इस पर, तैयारी पर जोर देना है। ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, इसको भी ऐसा नहीं कि इस पर ज़्यादा जोर देना है, इस पर छोड़ देना है, इसको भी तैयारी करना है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है तो इसमें जो बेसिक से लेकर एडवांस तक है सभी तैयारी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना है, और प्रैक्टिस वगैरह जो सम क्वेश्चन से कर सकते हैं। अब इसको एक और चीज़ समझना है, तैयारी तो चलिए हो गया। जो छात्र आपका कंपटीशन होगा, कंपटीशन इस 4 सब्जेक्ट में नहीं होगा, कंपटीशन इसमें होगा। हर छात्र जो होगा जो एमकॉम कर चुका है, जनरली बीकॉम कर चुका है, ये 4 सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि कंप्लीटली थ्योरी है। कोई बुक उठाएंगे, क्लास किए हुए हैं, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। मेन दिक्कत यहाँ पर होती है न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल में, स्टूडेंट यहीं पर फंसेंगे। और जो छात्र इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, मतलब कि 100% सिलेक्शन का चांसेस उनका ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई इसमें, क्योंकि ये किताब नहीं होगा कि चलिए उठ के हम लोग पढ़ लिए, देख लिए, कहीं चाह रहे हैं, जॉब पर हैं या फिर कहीं भी, तो इसको ऐसा नहीं करना होगा। टाइम इसके लिए देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना होगा, बारीकी से उनका एनालिसिस करना होगा, तब जाकर इन 4 सब्जेक्ट में कमांड आएगा। बाकी ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है जो, और इसमें कंपटीशन इसको नहीं देखना है, कंपटीशन आपको यहाँ पर होगा। इसमें जो अच्छा छात्र परफॉर्मेंस करेगा, रिजल्ट 100% उन्हीं का है। क्लियर है? तो तैयारी भी आपको उसी के अनुरूप करना होगा।
तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। मतलब कि जो सिलेबस है म्युनिसिपल का 3 पेपर होते हैं। पेपर 3 में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें कॉमर्स से क्या क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस से तैयारी आपको कैसी करनी है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि तैयारी करने के लिए हम लोग कहाँ से प्रारंभ करें, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। तो देखिएगा, तो 8 के 8 सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कुछ छोड़ के दूसरे हम पढ़ लिए, या फिर इसको हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। सभी को पढ़ना है, सभी को समान वैल्यू देना है। 100 प्रश्न आ जाएंगे, तो मान लीजिए हम बात करते हैं 10 प्रश्न, एवरेज अगर 10 से 15 प्रश्न हम लोग मान के चलिए कि हर सब्जेक्ट से रहेगा। 10 से 15 प्रश्न हर एक सब्जेक्ट से मान के चलिए कि आपका रहेगा ही, एवरेज कम से कम। तो इसलिए कोई सब्जेक्ट को हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 10 प्रश्न मतलब कि आप समझ सकते हैं 10 का वेटेज कितना ज़्यादा है। गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग भी चला जाएगा, गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको कम कैसे कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करना होगा, तो प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको चैप्टर वाइज सबसे पहले, जैसे कि आपने कंपनी अकाउंट्स पढ़ लिया, तो कंपनी अकाउंट्स के जितने भी चैप्टर है सबसे प्रश्न सॉल्व कर लिए। इनकम टैक्स हमने पढ़ लिया, और हमारे क्लासेस में ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि अब ये तो मार्केट में कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, इसके लिए सोर्सेस आपको जुटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिएगा ये पहले बार एग्जाम हो रहा है, तो आपको विभिन्न परीक्षाओं से फिर उठा के आपको ये सिलेक्शन करना। हमारे संस्थान में ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद पूरा चैप्टर वाइज जैसे जैसे पढ़ते गए, सॉल्व करते गए। मान लीजिए पहला चैप्टर आपने कंपनी अकाउंट से स्टार्ट किया, तो इसका चैप्टर वाइज प्रश्न भी सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस किए हैं। दूसरा इनकम टैक्स पढ़ा, तो इनकम टैक्स पढ़ने के बाद इसको सॉल्व किए, प्रैक्टिस। इसी तरह 8 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद सारी चीज़ें, फिर हम लोग यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट की बात करते हैं। 100 प्रश्न, क्योंकि मेन ना तो आपको 100 प्रश्न का सॉल्व करना है एग्जाम में। 100 प्रश्नों के में हमें कितना सही हो रहा है, 50 सही हो रहा है, 60 सही हो रहा है, 70 सही हो रहा है, 80 सही हो रहा है, और कम सही हो रहा है तो इसको हम कैसे इंक्रीज करें। अगर मान लीजिए पहला आपने 100 प्रश्न दिया तो उसमें 55 सही हुआ, तो इसको हम 60 कैसे करें, अगली बार 65 कैसे करें, अगली बार 75 कैसे करें, अगली बार 80 कैसे करें। इस पर हम लोग को काम करना होगा फिर बाद में। मतलब कि हम लोग 3 स्टेज में इसमें चलते हैं। आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो यही स्टेज आप लेके चलिएगा, परफॉर्मेंस देखिएगा, बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी छात्र का सिलेक्शन हो, जो भी अब इसमें मेहनत कर रहा है वो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें बिना मेहनत किए हुए छात्र सफल हो जाएंगे। आप अपने स्तर पर मेहनत कीजिए, हम अपने स्तर पर, और बिल्कुल अगर दोनों साथ में मेहनत करते हैं तो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा ही। तो 3 लेवल पर आपको तैयारी करना है। पहले तो जितने भी सिलेबस है उसको भी अच्छे से पढ़ना है, रिविजन करना है। दूसरा आपका चैप्टर वाइज आपको सॉल्व करना है, चैप्टर वाइज कोई भी चैप्टर मिस नहीं कीजिएगा। जहां से प्रश्न उठे, हिंदी में मिले, इंग्लिश में मिले। बहुत सारे छात्र सेल्फ स्टडी करते हैं, उनकी समस्या होती है, नहीं हम तो हिंदी में पढ़े थे, इंग्लिश में। अरे भाई, हम लोग यहाँ पर एग्जाम लिखना नहीं है। अगर हमको हिंदी में समझ में आएगा हिंदी में हम देंगे, इंग्लिश में समझ में आएगा इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश में अगर मान लीजिए आपको हिंदी में नहीं मिल रहा है मटेरियल, तो इंग्लिश में मिल जाएगा। इंग्लिश में हर मटेरियल मिल जाएगा आपको, गूगल पर भी सर्च कीजिएगा तो सब चीज़ मिल जाएगा। सिर्फ उसको मर्ज करने की जरूरत है। वही चीज़ें हमारे संस्थान में आपको एक जगह उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद फिर आपका फुल मॉक टेस्ट। और जो हमने बताया है चैप्टर सिलेबस पढ़ते वक्त कहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, न्यूमेरिकल पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज़्यादा समय देने की जरूरत है, और थ्योरेटिकल पर एक डेली बेसिस पर उसका अपना स्टेप ले लीजिए। हम इसमें सलाह देंगे मेरी तरफ से जो सबसे बेस्ट रहेगा। आप अगर पढ़ रहे हैं, आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक इसमें क्या कीजिए कि एक थ्योरी लेकर चलिए और एक न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल लेकर चलिए। मतलब इन 4 में से पहला अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं आज से, तो एक मान लीजिए ले लेते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दिन भर में इसको 2 घंटा पढ़ते हैं, तो एक इनकम टैक्स 2 घंटा या 2.5 घंटा। आप एक दिन में एक सब्जेक्ट भी लेके चल सकते हैं। मेरा मानना है कि 2 सब्जेक्ट लेके चलिए, सही ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अभी तक जितने भी छात्रों को हमने यहाँ पर पढ़ाया है, उन चीज़ों की ये चीज़ें हमें देखने को मिली है। पीजीटी में भी हमने देखा, पिछला जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी हमने देखा। पिछला एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया था, चलिए, लेकिन हमने देखा तैयारी का सबसे बेस्ट वे यही रहेगा कि आप न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल लेके चलिए, और एक पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर लेके चलिए, टॉपिक लेके चलिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपका। क्योंकि हम लोग को साथ में, क्योंकि अगर मान लीजिए थ्योरेटिकल पहले आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जाम से 1-2 महीना पहले आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, तो रिवीजन का आपको समय नहीं रहेगा। रिवीजन में, प्रैक्टिस में, इसमें ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है। लास्ट समय में कोई चीज़ अगर थ्योरी है उसको अगर आप रट लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा, लेकिन न्यूमेरिकल लास्ट में करना कभी भी सही तरीका नहीं होगा। न्यूमेरिकल को अभी से ही लेकर पूरा कंप्लीट करना है। थ्योरी अगर बाद में भी पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है। कोई छात्र, हमने जैसे बोला कि एक थ्योरी और एक
न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी ले लीजिए। कोई छात्र नहीं चाहते हैं कि नहीं हम दोनों का दोनों अभी न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी ले पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कभी भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि दोनों का दोनों पूरा का पूरा थ्योरी अभी सब पढ़ रहे हैं। गलती कीजिएगा तो फिर बाद में ये आपके लिए बर्डन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है, और इसको एक बार में समझा नहीं जा सकता है। 3-4 बार तक रिवीजन हो जाना चाहिए एग्जाम से पहले। इसको 1-2 बार में भी आप पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत चीज़ क्योंकि ये अकाउंटिंग है पूरा बैंकिंग फाइनेंशियल, तो अधिकतर इसमें डेट वगैरह याद करना है, बैंकों के फीचर्स वगैरह, विशेषता वगैरह, बैंकिंग मर्जर वगैरह, तो चीज़ें इसमें भी समझने के साथ रटना ज़्यादा पड़ता है, और रटने का कोई विकल्प नहीं, उसको रटना ही पड़ना। जो चीज़ें रटना है तो रटना ही पड़ेगा, बाकी चीज़ें समझने के लिए तो हम लोग समझ ही रहे हैं सारी चीज़ें, तो ये आपके लिए तरीका बेहतर रहेगा। अब हमारे यहाँ बात करते हैं कि इसमें जो आगे आपको तैयारी करना है, जैसे कि हमने बताया था कि आज से हमारा नया बैच भी प्रारंभ हो रहा है, तो नया बैच में वही हमारा सिस्टम रहेगा। आपका जो चीज़ें तैयारी कराई जा रही है 8 सब्जेक्ट के आधार पर तैयारी कराई जाएगा। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो लाइव क्लास मिलेगा, लाइव क्लास के अलावा आपको रिकॉर्डिंग भी क्लास इसमें दिया जाएगा, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। लाइव क्लास में जब भी क्लासेस चलेगी ऑफलाइन क्लासेस जैसा आपको फील होगा। कैसे, क्योंकि इसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। बहुत बोलिए सर मैसेज करके तो दिक्कत होती है, जैसे यूट्यूब पर दिक्कत होता है और जगह क्लास करते हैं वहाँ दिक्कत होता है, यहाँ पर वैसा फैसिलिटी है ही। साथ में ये भी फैसिलिटी है कि आप कॉल पर सीधे बात कर सकते हैं। तो क्या कॉल लगाना पड़ेगा टीचर्स को, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो एप्लीकेशन यूज़ कीजिएगा जहाँ पर आप वीडियो देखिएगा, तो वहीं पर एक बटन रहता है जिसमें कि एक कॉलिंग फैसिलिटी रहती है, उसको टिपिए, सीधा आपको टीचर से बात हो जाएगा। सिर्फ आपको टिपना है उसको, टीचर के पास वो मैसेज आ जाएगा, आपको अलाउ किया जाएगा, आप तुरंत बात कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट वगैरह, नोट्स वगैरह, चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह सारा, फिर फुल मॉक टेस्ट आपका 100 प्रश्नों का। इसमें अलग से आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें इसी में आपको शामिल रहेगी, आपको 100% आपको कराया जाएगा। बहुत ही कम फीस है। बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर फीस ज़्यादा है, क्योंकि देखिए सिलेबस भी, क्योंकि हम इतना जो फीस ले रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही कम है, क्योंकि इतने सारी चीज़ों को पढ़ाना, उस पर नोट्स देना, टेस्ट देना, प्रैक्टिस करवाना, डाउट सेशन वगैरह, क्योंकि ये पहली बार एग्जाम भी है तो आइडिया भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे जो सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन उसका एनालिसिस करते हैं, फिर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराते हैं। अब फाइनली बात करते हैं कि इस कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो हमारा एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग है, इससे आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। स्टोर में जाकर कोर्सेज को आप वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर वहाँ पर समस्या हो रही है कोर्सेज को परचेज करने में, तो नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप या कॉलिंग करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। वहाँ पर फ़ोन पे, गूगल पे, अकाउंट ट्रांसफ़र और अन्य वे से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्लासेस जो है आपका तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, और क्लासेस आप डेली बेसिस पर देखते जाइए। बहुत सारे छात्र चिंतित है कि सर कि इतना कम समय में तैयारी हो जाएगा। बिल्कुल तैयारी होगा, उसके लिए 100% निश्चित रहिए, वो चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बिल्कुल आपकी तैयारी यहाँ पर 100% कराएंगे, जिसमें कि आपको किंतु परंतु लास्ट में कुछ नहीं होगा। बस बेशक आप सिर्फ इतना करना है आपको कि आप रिवीजन, प्रैक्टिस और अपनी तरफ से मेहनत 100% करके रखिए, रिजल्ट 100% होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आज के सेशन में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, आज हम लोग सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी चीज़ों को, और नया टॉपिक से हम लोग पहला क्लास से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर जो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल है उसी से स्टार्ट करेंगे। इनकम टैक्स से अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं दिक्कत होती है। और लेटेस्ट जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब कि लेटेस्ट जो असेसमेंट ईयर है, उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।